हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पार्ट नंबर 6 ऑफ अवर वाइंडिंग अप सीरीज। ये हम एक अलग तरीके से चैप्टर कवर कर रहे हैं। वी आर डेली कवरिंग 2 और 3 सेक्शंस एंड आज का जो हमारा पार्ट है दैट विल कवर सेक्शन 326 एंड सेक्शन नंबर 327 दैट इज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स एंड सर्टेन प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। सो इवन इफ यू हैवंट वॉच्ड द अर्लियर पार्ट्स, ये वाला पार्ट आप बिल्कुल मत मिस करना बिकॉज 326, 327 and tomorrow's part also, these are the most important out of the important ones। तो वैसे भी हम सिलेक्टेड कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर भी ये वाले जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 326। अर्लियर पार्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको देखने हो तो पार्ट नंबर 1 to 5। लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 326, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। अब देखो प्रेफरेंशियल पेमेंट्स कुछ हम सेक्शन 327 के अंदर भी वी आर गोइंग टू स्टडी। सो 326 टॉक्स अबाउट सर्टेन ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ए वर्कमैन ड्यूज। उसको बहुत ही लिमिटेड मैनर में पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है बिकॉज द कवरेज वगैरह इसकी जो आती है और इसका क्वेश्चन काफी रिपीटेटिव वे में आता है एज डिस्कस्ड अर्लियर। क्वेश्चंस में अलग से एक पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सीरीज, तो वो आप एक बार उसके लिए वेट करना। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, एक लिमिटेड मैनर में समझना। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, ए वर्कमैन ड्यूज। हमें दो टाइप्स ऑफ पेमेंट उठानी है। सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज एंड सेकंड वेयर अ सिक्योर्ड क्रेडिटर इज रियलाइजिंग अ सिक्योर्ड एसेट। अगर वो अपना खुद से रियलाइज कर रहा है देन इन दैट केस दैट पोर्शन ऑफ द डेट्स विच इज ड्यू टू सच सिक्योर्ड क्रेडिटर, सच मतलब जिसने ये रियलाइज करा है, एज कुड नॉट बी रियलाइज बाय हिम। तो वो वाला डेट जो नहीं रियलाइज हो पाया, या अमाउंट ऑफ वर्कमैन पोर्शन इन हिज सिक्योरिटी विच एवर इज लेस पैरी पासू विद वर्कमैन ड्यूज। तो इन दोनों में से जो लोअर निकलेगा, पैरी पासू मीन्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, ऑफ इक्वल, जब भी रीपेमेंट होगी तो इक्वल होगी, इक्वल उसको वेटेज दिया जाएगा विद द वर्कमैन ड्यूज, राइट। तो ये एक आपको बेसिक पढ़ना है। फर्स्ट प्रोविजन हमने ये रख दिया है। नाउ बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट, इसका मतलब समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्कमैन पोर्शन इन हिज सिक्योरिटी, इसका मतलब समझ लेते हैं। वर्कमैन पोर्शन, ये वाला देखो, वर्कमैन पोर्शन इन रिलेशन टू द सिक्योरिटी ऑफ एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर मीन्स द अमाउंट विच बियर्स टू द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी द सेम प्रपोर्शन एज द अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज बियर्स टू द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज एंड डेट्स ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। सर कुछ समझ नहीं आया, टेक्स्ट से समझ आना भी नहीं है, सिंपल समझते हैं। पहले छोटा सा एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे। आपको करना क्या है, वर्कमैन ड्यूज और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का आपस में टोटल देखना है। आपको आपस में टोटल देखना है, वही रेशियो आपको उस सिक्योरिटी में लगाना है। सिंपल एग्जांपल देखते हैं। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इज रुपीज 1 लाख। 1 लाख की सिक्योरिटी है। द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्कमैन ड्यूज इज रुपीज 1 लाख। वर्कमैन को 1 लाख देना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 3 लाख देना है, ठीक है। तो 1:3 का रेशियो हो गया, 1/4 एंड 3/4। एग्रीगेट ऑफ द वर्कमैन ड्यूज एंड द अमाउंट ऑफ डेट्स टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर, टोटल क्या हो गया, 4 लाख। वर्कमैन ड्यूज वी हैव टू पे 1 लाख, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वी हैव टू पे 3 लाख। टोटल इज 4 लाख, आउट ऑफ विच 1/4 वर्कमैन ड्यूज, 3/4 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो वर्कमैन पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटी सेम टू सेम 1 लाख को भी हम 1:4 में बांट देंगे। जो आपस में इनका रेशियो है वही मिलेगा इनको सिक्योर्ड क्रेडिटर के उस वाले सिक्योरिटी से। सो द सिक्योरिटी वैल्यू इज रुपीज 1 लाख। 1 लाख का 1/4 25,000, 1/4 वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज रुपीज 25,000। यही था हमारा वर्कमैन पोर्शन, एज सिंपल एज दैट। सो अगर वर्कमैन पोर्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल एग्रीगेशन करनी है, जैसे हम रेशियो निकाल के करते हैं, राइट। नाउ 2 पेमेंट आपको पढ़नी है। अच्छा, बिफोर दैट, व्हेनेवर आई सी दिस वर्ड वर्कमैन ड्यूज, ये ड्यूज में क्या क्या आता है? ड्यूज में 3-4 चीजें आती है, जैसे वेजेस एंड सैलरीज, हॉलिडे रेम्यूनरेशन, सम्स ड्यू फ्रॉम वेरियस फंड्स सच एज ग्रेचुइटी वगैरह। ये एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, इसको आपको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट वर्कमैन ड्यूज इज समथिंग मोर देन जस्ट द वेजेस एंड सैलरीज। ओके, नाउ इसको छोड़ के हमें 2 चीजें और पढ़नी है, देखते हैं। ये मैंने 1 and 2 ये क्या लिखा है देखो पहले। ऑल द वेजेस और सैलरीज जो पेबल है टू द वर्कमैन, वेजेस और सैलरी एंड हॉलिडे रेम्यूनरेशन, अक्रूड हॉलिडे रेम्यूनरेशन वर्कमैन को। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं वर्कमैन, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज और वर्कमैन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरीज एंड हॉलिडे रेम्यूनरेशन आपको विद इन 30 डेज ऑफ सेल ऑफ एसेट्स प्रायोरिटी में पे करने हैं। 2 साल के पहले देख लो इसके बारे में जो मैंने चीज लिखी है, देन मैं आपको लिंक करवाता हूं। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, दीज 2 पेमेंट्स, कौन सी 2 पेमेंट्स? 1 और 2, 1 और 2, ध्यान से समझना, फिर मैं पूरे एक साथ लिंकिंग करवाऊंगा। दीज 2 पेमेंट्स विच आर पेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years,
तो ये दोनों आपको 2 साल की जो पेमेंट होएगी, 2 साल की जो पेमेंट होएगी प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर और सच अदर पीरियड, अगर कोई प्रिस्क्राइब कर दिया तो नहीं किया उसको छोड़ दो, शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स इंक्लूडिंग द डेट्स ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर। मतलब जैसे ही माई असेट्स आर सोल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ सेल ऑफ असेट्स, विद as soon as my assets are sold within 30 days, मुझे wages और salary and accrued holiday remuneration of workmen needs to be paid and shall be subject to such charge over the security as may be prescribed। इसको छोड़ दो। आपको क्या करना है, as soon as my assets are sold within 30 days 2 साल की पेमेंट कौन सी wages और salary and accrued holiday remuneration पे कर देनी है। ये दोनों पूरा का पूरा वर्कमैन ड्यूज नहीं है, ये वर्कमैन ड्यूज का पर्टिकुलर पार्ट है, बिकॉज मैंने अभी भी बताया ना, वेजेस एंड सैलरीज, हॉलिडे रेम्युनरेशन एंड सम अदर फंड्स, ये भी काफी सारी पेमेंट्स आती है इन द वर्कमैन ड्यूज। वी आर नॉट पेइंग ऑल द वर्कमैन ड्यूज, वी आर पेइंग ओनली वेजेस और सैलरीज एंड अक्रूड हॉलिडे रेम्युनरेशन, दैट टू ऑफ ओनली 2 years। ओके, अब उसके रिस्पेक्ट में देख लो क्या लिखा गया है, सर्टन पेमेंट्स शैल बी पेड इन फुल, ये वाली जो पेमेंट्स है शैल बी पेड इन फुल बिफोर द सिक्योर्ड क्रेडिटर आर पेड एंड देन अबव ए एंड बी। अबव ए एंड बी कौन से दिख रहे हैं आपको, अबव ये रे, अबव ए एंड बी, अबव ए एंड बी शैल बी पेड इन फुल अनलेस द असेट्स आर इनसफिशिएंट। अगर हमारे पास असेट्स नहीं हुए देन इन विच केस दे शैल अबेट इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर इसके लिए पैसा नहीं हुआ तो इसको हम रेशियो में बांट देंगे, इसको हम रेशियो में बांट देंगे। एंड मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आपके आईसीआई वाले में इसी पार्ट के ऊपर आए हैं, इसी पार्ट के ऊपर आए, अबेट इन इक्वल प्रोपोर्शंस में नॉर्मल रेशियो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बिकॉज असेट्स में उतना पैसा निकला नहीं है जितना इन दोनों को देना है। जनरली इसके ऊपर या इसके ऊपर वर्कमैन पोर्शन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए, राइट। सो वी विल डील विद द क्वेश्चंस। आपको एक बेसिक 326 अगर लिखने को आए तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ये वाले पार्ट, सेकेंड माई विद इन 30 days, और थर्ड वर्कमैन पोर्शन के बारे में पता होना चाहिए, हो सकता है ये लिखना ना पड़े, राइट। ये आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया कि भैया वर्कमैन ड्यूज होता क्या है। वर्कमैन ड्यूज में से 2 चीजें आपको विद इन 30 days पे करनी है, कौन कौन सी, वेजेस और सैलरी एंड अक्रूड हॉलिडे रेम्युनरेशन। नाउ इफ यू विल रीड फ्रॉम योर मटेरियल, आपको एक बार 100% क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैंने इसमें कैसे लिंकिंग करवाई है, राइट। इतना बहुत है, अगर 326 में भी आ जाता है आपको लिखना तो इतना बहुत है, आपको नंबर मिल जाएंगे। Okay, now let's proceed to our next section, section 327, preferential payments, which is obviously subject to 326 because वो overriding था, ये सिर्फ preferential है। अब अगर subject to 326 in the winding up, these shall be paid in priority। देखते क्या क्या है, all the taxes, dues, cesses and rates due from the company to central government, state government or to a local authority at the relevant date, जो भी हमारी relevant date होएगी। सर relevant date क्या होएगी, ये भी पढ़ेंगे, ये भी नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, रेलिवेंट डेट पढ़ेंगे नीचे। एट द रेलिवेंट डेट फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड के लिए पे करना है, 12 months इमीडिएटली बिफोर दैट डेट, तो लास्ट 12 months के सारे टैक्सेस। नेक्स्ट, ऑल द वेजेस सैलरीज ऑफ एनी एम्प्लॉय ड्यू फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 months विद इन 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट डेट बट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट एज में बी नोटिफाइड। नोटिफाइड वाले को भूल जाओ, लिख के आना है, लेकिन नोटिफाइड एज सच आपको कुछ नहीं पढ़ना है। वेजेस और सैलरी कितनी पे करनी है, लास्ट 12 months का 4 months। सो इफ यू आर गिवन सम सैलरी अमाउंट ऑफ लास्ट 12 months, तो आपको उसमें लिख के आना है अ पार्ट शैल बी पेड, अ पार्ट ऑफ द टोटल शैल बी पेड। वो पार्ट हमें नहीं पता वो 4 महीने उस कैसे कैलकुलेट होएगा, बिकॉज यू डोंट नो द मंथली सैलरीज, यू डोंट नो द मंथली सैलरीज। तो क्वेश्चन में अगर आता है कि 12 महीने की 30,000 सैलरी है, तो आप लिख के आओगे कि आउट ऑफ 30,000 अ पार्ट शैल बी पेड, और वो पार्ट क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग 4 out of 12 months। तो 4 out of 12 months का आपको लिख के आना है। नेक्स्ट, हॉलिडे रेम्युनरेशन बिकमिंग पेबल टू एनी एम्प्लॉई, यहाँ पे वर्कमैन वर्ड नहीं यूज किया है मैंने, यहाँ पे वर्कमैन वर्ड नहीं यूज किया है मैंने, एम्प्लॉई। नेक्स्ट, all the amounts due in respect of contributions payable during the period of 12 months immediately preceding the relevant date, किसका, ESI का। ESI की तरफ जो कंपनी की तरफ से contributions होंगी तो वो आपको पे करवानी है 12 months immediately before the relevant date, राइट। ESI वाली बात ऊपर नहीं आई थी, ये अलग है, ठीक है, कहीं पे भी आपको कंफ्लिक्ट नहीं मिलेगा। All sums due in respect of compensation or liability for compensation under Workmen Compensation Act, किसके रिस्पेक्ट में, डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय, डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय, ठीक है। वर्ड इज एम्प्लॉई, वर्ड इज एम्प्लॉई। नेक्स्ट, ऑल सम्स ड्यू टू एनी एम्प्लॉय फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर फंड फॉर वेलफेयर। इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, ऑल द सम्स बोला है, कोई भी लिमिट हमने नहीं लगाई है, कुछ भी महीनों की लिमिट नहीं लगाई है, ठीक है। ये सारे एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, सारी की सारी कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए होती है, तो सारे के सारे फंड। नेक्स्ट, ऑल द एक्सपेंसेस
ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ 213 क्रिमिनल वाला और 216 जो हमारा इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं, एज दे आर पेबल बाय द कंपनी। 216 हमारा मेंबरशिप का, ठीक है, और 213 ट्रिब्यूनल का, ये सारा हम इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, तो उसके एक्सपेंसेस जो जो कंपनी को पे करने हैं। सो ये हमारे कुछ पार्ट्स है दैट कम इन द प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, राइट। कुछ क्लैरिफिकेटरी चीजें, the debts enumerated in this section shall rank equally among themselves and be paid in full unless the assets are insufficient to meet them, in which they shall abate in equal proportions. Obviously, if amount is not sufficient to pay all of them, all shall be of equal proportion, pro rata maar dena, and they shall have priority over debentures secured by floating charge if assets are insufficient. If हमारे पास assets पूरे नहीं है and we have to choose between these payments and debentures secured by floating charge, so 327 shall take priority and be discharged immediately after retention of the cost of winding up. Okay, no problem. कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, एक आपको पेंडिंग ऊपर से मिल रहा है पॉइंट, कौन सा, व्हाट इज द रेलिवेंट डेट। उससे पहले ये वाला पार्ट एक देख लो पहले, ये वाला पार्ट एक देख लो पहले। एम्प्लॉई एंड वर्कमैन आर डिफरेंट। ऊपर हमने 326 में वर्कमैन को इंपॉर्टेंस दी है, 327 में एम्प्लॉइज का नाम लिया है। नाउ कम्स अ क्वेश्चन, सर व्हाट डू यू मीन बाय रेलिवेंट डेट, व्हाट डू यू मीन बाय रेलिवेंट डेट। तो अगर वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल कर रहा है तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर इज आवर वाइंडिंग अप डेट। इफ नॉट, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ ही नहीं, आपको याद आ रहा होगा पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज ऑप्शनल, सो ओके, इसीलिए प्रोविजन रखा गया कि इफ प्रोविजनल लिक्विडेटर इज नॉट अपॉइंटेड देन डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। अनलेस इन ईदर केस, मतलब इन दोनों की ही केस में अगर ऐसा हो जाता है कि कंपनी ने खुद ही आईबीसी के अंडर वाइंडिंग अप स्टार्ट कर दी है, इफ अनलेस इन ईदर केस द कंपनी हैड कमेंस्ड टू बी वाउंड अप वॉलेंटरली बिफोर दैट डेट अंडर आईबीसी, तो वो वाली मेरी डेट हो जाएगी, तो एक सिंपल आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि रेलिवेंट डेट क्या होती है, बिकॉज इट मे कम इन द कैलकुलेशन ऑफ दीज पार्ट्स। ठीक है, इन सारे के सारे पार्ट्स में आपको रेलिवेंट डेट जहां जहां यूज हुआ है वहां पे काम आ सकता है। सो सेक्शन 326 एंड 327 प्लीज ट्राई टू टेक अ रीडिंग अगेन फ्रॉम योर मटेरियल। क्वेश्चंस है तो साथ साथ कोशिश करो। आई एम श्योर कि आफ्टर दिस सेक्शन 326 एंड सेक्शन 327 के रिस्पेक्ट में कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी कवरिंग सम क्वेश्चंस इन द लास्ट पार्ट, राइट। कल की क्लास में हम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कुछ और बातें हम स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और है, 326 एंड 327 डू नॉट अप्लाई इन द लिक्विडेशन अंडर आईबीसी। क्यों? क्योंकि आईबीसी इसके ऊपर ओवर पावर कर जाता है, तो वहां पे आईबीसी में सारे प्रोविजंस हम पढ़ते हैं, ये सब नहीं लगाएंगे प्रेफरेंशियल पेमेंट्स वगैरह, राइट। सो टुमारोज पार्ट वी विल कवर 328, 329, 330 कुछ और प्रोविजंस पढ़ेंगे। दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो टुडेज पार्ट वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव got the concept of 326 and 327. So this was all for today.